दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव का जो समय आगे बढ़ता जा रहा है और लगातार चुनावी सरगर्मियाँ अपने उफान पर जा रही हैं और सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में अपनी बढ़त को कायम रखने के लिए तमाम तरह के प्रयास भी कर रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो खास तौर से उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट आती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हो जाता है। और जो कल जो 20 तारीख को जो चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, उसमें खास तौर से रायबरेली, अमेठी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएँ हैं और हॉट सीट जिसे कहा जाता है, ये दोनों सीटें बनी हुई हैं। और साथ ही उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित है, वह पूरे प्रदेश की राजनीति को कैसे प्रभावित कर रहा है? यह जानने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ही प्रसिद्ध चुनावी विश्लेषक के तौर पर जो विख्यात हैं, वे हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ आनंद वर्धन सिंह जी जुड़े हुए हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं आनंद जी से आज हम ये जानेंगे जो प्रदेश की राजनीति है और खास तौर से देश की राजनीति में किस तरह से वो अपनी भूमिका निभाने जा रही है और खास तौर से अभी हाल ही में उन्होंने अमेठी और रायबरेली का दौरा भी किया है। और अमेठी रायबरेली आप सभी जानते हैं, इस समय तमाम तरह की चर्चाएं इन दोनों सीटों के इर्द गिर्द ही घूमी हुई है। मुझसे जानेंगे पूरे इन सीटों का जो गणित है, वर्तमान में क्या इशारा कर रहा है और इससे देश की राजनीति किस तरह से प्रभावित हो रही है। आनंद वर्धन जी। नहीं, मैं अगर सिर्फ़ अमेठी और रायबरेली की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे कांग्रेस को दोनों सीटें जीतने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। उसके 2-3 कारण भी मैं बता दूँ। ये जब मैं अमेठी गया तो ये ऐसा लग रहा था और ऐसा लोगों का कहना भी है कि असल में मैं क 2 दिन से इसका सही शब्द ढूँढ रहा हूँ, लेकिन मुझे वो सही शब्द मिल नहीं रहा है। अमेठी में आम मतदाता के मन में एक प्रायश्चित कह लीजिए, पश्चाताप कह लीजिए, गिल्टी कॉन्शियस कह लीजिए, उसको कहीं लगता है कि 2019 में राहुल गांधी को गलत हरा दिया उन लोगों ने। मतलब भई जनता ही ने हराया, उसमें तो कोई दो राय नहीं। और वो शायद उनको लगता है कि वो स्मृति ईरानी के उन इमोशनल बातों में आ गए थे। अब वो उसको एक तरह से वापस करना चाहते हैं, उस जो उनको लगता है कि हमसे एक भूल सुधार करना चाहते हैं। और वहाँ पे मेरा मेरा ये मानना है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ रहे होते, तो राहुल गांधी की जीत कुछ अप्रत्याशित होती। मतलब वो अभूतपूर्व जीत होती और वो कितने लाख वोट से होती है, ये बताना मुश्किल है। वहाँ पे मैं पहले अमेठी की बात इसलिए कर ले रहा हूँ क्योंकि अमेठी की बात वहाँ पे किशोरी लाल शर्मा आ गए। स्ट्रैटेजी वाइज़ रणनीति के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक कांग्रेस का निर्णय था, किशोरी लाल शर्मा को दे दिया और उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि उनको कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं ढूँढना पड़ा जो अमेठी से वाकिफ़ ना हो और अमेठी वाले जिससे वाकिफ़ ना हो। तो सारे अमेठी वाले किशोरी लाल शर्मा को जानते हैं, किशोरी लाल शर्मा सारे अमेठी वालों को जानते हैं। ये मेरे ख़्याल में मतलब वो शायद राजीव गांधी या राहुल गांधी या उनसे ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से लोगों को जानते हैं। क्योंकि बिल्कुल। अंत में करता ये होते थे। वहाँ से जो भी प्रोजेक्ट आता था, जो भी लोगों की मदद होती थी, मदद करनी होती थी, तो इन्हीं के माध्यम से होता था। जी, सर। पहली चीज़ तो ये है कि किशोरी लाल शर्मा ऐसा शुरू में 1-2 दिन ज़रूर लगा और अमेठी के तमाम लोगों ने कहा कि हम लोगों को भी शुरू में 1-2 दिन लगा था कि भई आप क्यों चले गए और यहाँ रहते। लेकिन फिर समझ में आया कि शायद ये बेहतर कॉम्बिनेशन होगा, नंबर 1। नंबर 2 उस कंस्टिट्यूएंसी में दूसरी बात ये हुई है कि प्रियंका गांधी ने 6 तारीख से जाके वहाँ बिल्कुल खूँटा गाड़ दिया और वो चुनाव अब कहने को किशोरी लाल लड़ रहे हैं, किशोरी लाल प्रतीक हैं, लेकिन वो चुनाव पूरी तरह से प्रियंका गांधी का चुनाव हो गया, जहाँ पे वो एक-एक नुक्कड़ सभाएँ जिस तरह से वो नुक्कड़ सभाएँ कर रही हैं, वो कैंडिडेट जो सामने हैं स्मृति ईरानी वो भी नहीं कर पा रही। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रियंका गांधी का एक एक अपना आकर्षण है, उनके कहने की स्टाइल ठीक है, वो आक्रमण ठीक से करती हैं, लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का दम रखती हैं। और तमाम लोगों ने अगर आपको याद हो उस दिन वो देखा था जब वो एक एक किसी जगह पहुँचे सभा पे वहाँ टाइम खत्म हो गया था। वहाँ का मुझे जब मैंने जानकारी हुई तो पता लगा कि वहाँ टाइम सभा का खत्म हो गया था, तो चौराहे पे ऐसे ही खड़ी हो गई। अब जो सभा का टेक्निकैलिटी होती है वो ये है कि आप लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते, लेकिन खड़े होके तो अपनी बात बिना लाउड स्पीकर के मुँह से आप जोर-जोर से बोल ही सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो उन्होंने सब गाड़ी के बोनट पे खड़े होके अपनी बात उसमें की और वो वायरल हुआ और लोगों तक देखिए, आप किसी और नेता से कहिए कि ज़रा गाड़ी के बोनट पे खड़े होके रात में 9 बजे बातचीत करें। देख लीजिए कितने लोग सामने खड़े होके उसकी बात सुनते हैं। ठीक बात तो है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वो कनेक्ट उन्होंने डेवलप कर लिया है और वो कनेक्ट है। दूसरी तरफ क्या हुआ कि कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये दोनों लोग अमेठी पहुँचे।
और राहुल गांधी ने उसमें नो अनसर्टेन टर्म्स में उन्होंने ये कहा है कि किशोरीलाल अगर जीतते हैं तो आप ये मान के चलिए कि एमपी में ही मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अमेठी को। और अमेठी को उन्होंने वो सब कहा कि अगर रायबरेली में 10 रुपए आएगा तो अमेठी में भी 10 रुपए आएगा। मतलब डेवलपमेंट के मामले में कहीं भी अमेठी को ये नहीं लगेगा कि रायबरेली राहुल गांधी शिफ्ट हो गए और गांधी परिवार का यहाँ कोई नहीं है तो हम लेफ्ट ओवर। एक तो ये बड़ी बात हुई। दूसरी बड़ी बात ये हुई है कि जो मोदी जी की आदत है, मोदी जी 2019 में भी स्मृति ईरानी के लिए गए थे और ये सबको पता है कि स्मृति ईरानी कि भाई अगर मोदी जी की ही वजह से उनको टिकट मिलना, उनको एचआरडी मंत्री बनाना इत्यादि, इत्यादि। मोदी जी चुनाव प्रचार करने यहाँ नहीं है। मोदी जी रेवन्ना का चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं। मोदी जी मालूम नहीं किसका-किसका चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी जो एक तरह से जायंट किलर थी और जिन्होंने राहुल गांधी को हराया था, उसके चुनाव प्रचार में मोदी जी नहीं गए। तो ये जो मोदी जी की एक इन्हेरेंट एक क्वालिटी है ना कि वो कहीं पे भी अगर कोई चैलेंज होता है तो उससे भाग जाते हैं। मणिपुर में नहीं गए, वो अपनी ज़िम्मेदारी से भागते हैं। दूसरा क्या है कि कल वहाँ अमित शाह गए थे, तो अमित शाह अमेठी नहीं गए। अमित शाह रायबरेली गए, वहीं पे स्मृति ईरानी को बुला के स्टेज पे खड़ा करके वो अपना उन्होंने वोट माँग लिया था। तो क्योंकि ये भी जान लीजिए, जो लोकल पॉलिटिक्स उसमें ऐसा माना जाता है कि स्मृति ईरानी और अमित शाह के संबंध बहुत मतलब वो खींचतान पार्टी की खींचतान है। अब मैं आ जाऊँ रायबरेली पे, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि किशोरी लाल जी ऐसा स्ट्रगल भी नहीं है। चुनाव में थोड़ी अव्यवस्था है क्योंकि मैं वहाँ के ऑफिस भी देखा, दोनों ऑफिस देखे। कांग्रेस के दफ्तर में कम से कम खड़ी होंगी 200-400 गाड़ियाँ दिन में और ये बात मैं कर रहा हूँ दिन में 2-3 बजे। और 1000 से ज़्यादा आदमी, सब नेता। लेकिन उनको कोई ये डायरेक्शन देने वाला नहीं था कि आप भाई आप यहाँ चले जाइए, आप वहाँ चले जाइए। मैंने भी बहुत इलेक्शंस में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। आपके पास जो बाहर से रिसोर्स आते हैं क्योंकि आपसे कुछ माँगते तो है नहीं। ना वो पैसा उनको सिर्फ ये बताना होता है कि भाई आज इस तरह चले जाइए, इस ब्लॉक पे चले जाइए, जी, यहाँ जी। एक कर लीजिए, यहाँ आज की बाज़ार यहाँ लगी है, तो उस जगह जाके तो अगर यही जो 1000 लोग वो क्षेत्र में घूम रहे होते तो उसका कई गुना वो होता। लेकिन वो एक अव्यवस्था मुझे ज़रूर लगी थी। मैं जहाँ तक रायबरेली की बात है, रायबरेली में राहुल गांधी मतलब जैसे रायबरेली वाले तो मानते हैं कि ये तो उनका घर है। और 2 चीज़ें मैंने रायबरेली में देखी कि आज फिरोज़ गांधी को गए मतलब को मरे हुए करीब 70 साल हो रहे हैं। नहीं 60 साल हो रहे हैं, 60 सब साल हाँ, 60 साल से ज़्यादा। लेकिन फिरोज़ गांधी के प्रति जो लोगों का प्रेम है और ये मानते हैं कि फिरोज़ गांधी ने जितना काम रायबरेली के लिए किया था, उतना किसी और ने नहीं किया था, नंबर 1। नंबर 2 मुझे एक और चीज़ ये लगी कि वहाँ पे जब मैं गया था तब सोनिया गांधी तो कल गई हैं, मैं परसों की बात सोनिया गांधी के प्रति जो सम्मान है, वो सम्मान तो भई बहुत रेयरली मुझे नहीं दिखा। वो प्रेम भी और सम्मान भी है। मतलब वो सोनिया गांधी के प्रति वो जैसे उनको तो ये लगता है ना ये तो अपने हैं भई इससे क्या मतलब ये तो पसंद सोनिया गांधी है। और कल जब उन्होंने अपनी बातचीत की है, तो स अच्छा वहाँ के लोग मुझे वहाँ के पुराने लोग हैं वो कहने लगे कि ये देखिए वो तो सोनिया गांधी ने जब पत्र लिखा था तभी उन्होंने आप लोग नहीं समझ पाए लेकिन हम लोग तो समझ गए थे कि गांधी परिवार का ही कोई यहाँ आएगा। सोनिया गांधी ने कहा मतलब मुझे ये लगता है कि कल अखिलेश यादव ने अच्छा भाषण दिया, राहुल ने अच्छा भाषण दिया रायबरेली में। लेकिन इन सबके भाषण एक तरफ और सोनिया गांधी का वो जो 4 मिनट का संबोधन था, वो शायद मेरे ख्याल में ज़्यादा असर कर गया क्योंकि वो उन्होंने दिल से बोला था। उन्होंने रायबरेली वालों को ये कहा कि भई मैं अपना बेटा अ, आपको सौंपने आई हूँ और ये किसी भी जगह एक इमोशनल कॉर्ड होता है और मुझे ये लगता है कि वो सोनिया गांधी वहां तक पहुंचने में कामयाब हुई। तो रायबरेली और अमेठी में तो मुझे कुछ नहीं लगता है कि वहां कोई दिक्कत है। लेकिन रायबरेली और अमेठी की वजह से क्या हो रहा है कि अगल बगल की कंस्टिट्यूंसीज भी इंडिया गठबंधन की और अच्छी हो जा रही है। मतलब बिल्कुल लगा हुआ प्रतापगढ़ वहां पे संगम लाल गुप्ता लड़ रहे हैं, डॉक्टर एसपी सिंह पटेल लड़ रहे हैं। अ, मतलब मैं ये मानूँगा कि आज एडवांटेज डॉक्टर एसपी सिंह पटेल की बात 2 साल से मेहनत भी कर रहे थे। राजा भैया भी अब एक तरह से इधर ही आ गए हैं। वो मतलब उनका इनडायरेक्टली ये है अपने लोगों से कि भाई ठीक है इन्हीं की मदद करो। कौशाम्बी की सीट अच्छी हो गई। तो ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि जो बाकी बची हुई 41 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में अभी भी 41 सीटों पे वोट होना बाकी है। जिसमें इंडिया गठबंधन की 2 ही सीट थी। अब
बीजेपी उसमें से कितनी सीट बचा पाती है देखने वाली होगी, क्योंकि 4-5 सीटों को छोड़ दें 41 में, 6 को भी अगर छोड़ें, तो किसी और सीट पे 5-6 सीटों को छोड़ के बीजेपी साफ-साफ नहीं कह सकती कि वो ये इलेक्शन जीत रही है। मतलब वो बनारस और लखनऊ में कह सकते हैं कि उनकी एडवांटेज है, लेकिन बाकी अगर किसी सीट में ये कह दें कि नहीं, नहीं वो बीजेपी की बिल्कुल क्लियर जीत है, ऐसा आप किसी सीट पे उत्तर प्रदेश के नहीं कह सकते। प्रशांत जी। जी, जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने कि जो आने वाली 41 सीटें हैं, उसमें 5-6 सीटों का आपने अनुमान लगाया। तो इतना बड़ा जो अंतर आ रहा है, इसके पीछे कौन से मुख्य कारण आप देख पा रहे हैं कि ऐसा जो बीजेपी 2014-2019 में एक तरफ़ा उन्होंने जीत प्राप्त की थी। लेकिन इस बार देख रहे हैं कि वो जो एक तरफ़ा जीत थी, वो तो कहीं बहुत दूर छूट गई है और बहुत बड़ा नुकसान होने की लोग अनुमान अपना लगा रहे हैं। तो इसके पीछे कौन से ऐसे मुख्य कारण आप देख पा रहे हैं? नहीं, 2 देखिए 2 बड़े मुद्दे हुए हैं। एक तो महँगाई और बेरोज़गारी है, जिसपे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र है, वो मुझे लगता है कि उसने वो एक गेम चेंजर हुआ है, नंबर 1। मैं गेम चेंजर मैं अभी आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, मैं वोट कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ कि दलितों को ये डर है कि जी, आरक्षण जी। खत्म हो जाएगा इत्यादि, इत्यादि, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। बीजेपी अभी तक कोई मुद्दा नहीं बना पाई। अब जब बात आइए आती है, मैं एक छोटा-सा उदाहरण आपको दूँ कि जब राहुल गांधी ने अपने न्याय पत्र में कहा कि बेरोज़गारी और महँगाई, और जब बेरोज़गारी के लिए उन्होंने एक स्पेसिफ़िक बात कही कि हम 30 लाख पद जो केंद्र सरकार में खाली हैं, उनको हम इस टाइम टेबल से भरेंगे। उन्होंने एक टाइम टेबल भी दे दिया उसका, कि इस दिन उसका विज्ञापन निकलेगा, इस दिन जी, विज्ञापन की लास्ट डेट होगी, इस दिन प्रतियोगिता होगी और इस दिन उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। वो शायद अगले 4-6 महीने में, वो सितंबर-अक्टूबर तक उसको जैसा उनका वो है कि हम 30 लाख लोगों की भर्ती कर लेंगे, जो बिल्कुल। ऑलरेडी जो नहीं, जो ऑलरेडी खाली पोस्ट है, अभी नए पद की कोई खाली बात पद हैं, नहीं। खाली पद। अब उसका एक गणित ज़रा समझना होगा, उसका गणित ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी एक पुलिस कांस्टेबल का एक एग्ज़ाम हुआ था, भर्ती जिसको जो अभी पोस्टपोन हो गया है क्योंकि पेपर पर्चा लीक हो गया था। उसमें जी, करीब जी। 55,000 कांस्टेबल की भर्ती की बात थी। ये मैं मोटी अंदाज़, मतलब वो अब 54,000 भी जी, हो सकता है, मोटे तौर पे 55,000 लोग, और उसके लिए मोटे तौर पे 48 से 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया। एक पोस्ट के पीछे 90 से 100 लोग को मान के चलिए, करीब 100 लोगों ने अगर एक पोस्ट के पीछे अप्लाई किया है और उसमें 100 में 1 आएँगे, और ये रेशियो कोई ऐसा नहीं कि बहुत आपको अचंभित करे। हमने देखा है कि जब 5-5 हज़ार 5,000 क्या 500 पदों के लिए लाखों लोग अप्लाई कर देते हैं। तो अब अगर एक एक वैकेंसी के पीछे 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ती ये सीधा गणित है। 30 लाख वैकेंसी के पीछे अगर 100 लोग अप्लाई करेंगे तो 30 करोड़ लोग। तो जी, राहुल गांधी के न्याय पत्र को 30 करोड़ तक वो अपने आप पहुंच गया है। उसका उसकी जो रीच है वो 30 करोड़ लोगों तक हो गई है। तो वो बेरोजगारी का मुद्दा, मोदी जी लाख कहते रहे कि तुम पकौड़ा तलना क्या है और फलाना कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो आसमान से चांद सितारे ले आऊंगा। लेकिन 30 करोड़ लोगों को एक सामने दिखाई दे रहा है कि भाई एक उम्मीद है कि अगर ये सरकार आती है तो फिर उन 30 करोड़ लोगों के लिए कोई उम्मीद तो जग गई। जैसे 30 लाख होंगे, ये उनको पता है कि 99 लोग नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आदमी बिल्कुल। कॉन्ट्रिब्यूशन तो देगा ही। तो एक तो बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से ये रहा। दूसरा मुद्दा जो मुझे लगता है कि जो मोदी जी ने जिसको कैलकुलेट किया था कि ये मैं राम मंदिर की हवा पे पूरा इलेक्शन निकाल ले जाऊँगा, वो मामला टाँय-टाँय-फिस हो गया है। टाँय-टाँय-फिस मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मोदी जी ने खुद ही टाँय-टाँय-फिस किया। देखिए ये जो धर्म, भक्ति, ये सब चीज़ें आस्था की बात होती है और इसका कोई रिटन स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है। ये आपके विश्वास की बात होती है, आप अपने घर में अगर पूजा-पाठ होता है, आप हिंदू घर में हैं तो कहीं न कहीं होता ही है। घर में, बाहर, समाज में आप अगर अगर आज मान लीजिए आपको 20 जगह आप पूरे साल में कहीं जाते हैं, तो उसमें हो सकता है 4 जगह शादी के लिए जा रहे हों, 5 जगह बर्थडे के लिए जा रहे हों, 2 जगह मरने पे जा रहे हों, तो 2-4 जगह आप पूजा के लिए भी जाते हैं। क्योंकि बिल्कुल, हमारे यहाँ पूजा हर चीज़ से है। शादी हो रही है तब भी पूजा हो रही है, मर रहे हैं तब भी पूजा हो सही रही है, बात। पैदा हो रहे हैं तब भी पूजा हो रही है। तो पूजा का कहीं न कहीं एक आपका स्थान रहता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपका पूजा का स्थान होता है तो वहाँ पे ज्ञानी से ज्ञानी, बड़े से बड़े आदमी को देख लीजिए तो पंडित जी वहाँ इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वहाँ पे पंडित जी से पूछा जाता है, पंडित जी कितने बजे होगी? पंडित जी कितने बजे लगन है? अब अगर उन्हीं पंडित जी को सार्वजनिक रूप से आप गाली-गलौज करने लगिए और कहिए नहीं मैं पंडित, इस पंडित
तो वो मामला चलता नहीं है। आपको लोग पागल और बेवकूफ समझते हैं। राम मंदिर में कुछ ऐसा ही हुआ। जब आपने राम मंदिर बना लिया, सब कुछ ठीक किया, आपने फिर शंकराचार्य ने अगर कहा कि भई ये समय ठीक नहीं है, आप इस समय मत करिए और इसका तो अब आपकी पूरी ट्रोल आदमी चाचार्य के ऊपर लग गई उनको गाली देने में। तो भई ऐज़ अ हिंदू आप या मैं, जो भी हिंदू धर्म को मानता है, उसके लिए आखिरी शब्द मोदी जी का नहीं होगा, उसके लिए आखिरी शब्द शंकराचार्य का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने इतनी गाली दी शंकराचार्य को, इतने मतलब इस ढंग से उसको इवेंट बना दिया कि वो धार्मिक काम रह ही नहीं गया। वो एक बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट बन के रह गया। तो वो भी इनके काम नहीं आ पाया। तो जो इनको ये था कि नहीं हम किसी तरह से धार्मिक भावनाएँ और ये सब कर लेंगे, वो मामला चला नहीं। मुद्दा कोई दे नहीं पाए। अब मुद्दा भी नहीं दे पाए, वो भी नहीं हुआ। ऊपर से अलग से ये कह दिया कि अच्छा आपको सरकार चलानी थी। आप कहते हैं कि भई आप 333 में भी तो सरकार चला रहे थे, सरकार आप ही की थी। जो आप चाहते थे वो कर रहे थे। ये जो मोदी जी 400 पार का नारा 400 पार, 400 पार, तो सभी को लगा भई 400 पार क्यों? तो उसकी लॉजिक देने लगे 400 पार इसलिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। संविधान क्यों बदलना है? उस पे चुप। भई आप तो संविधान 303 पे भी बदल रहे थे। आपने कुछ ने जो करना था वो आपने 303 पे भी किया था। तो 400 पे आप खुद ही कह रहे थे हमें कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है। तो बड़ा क्या करना है? बड़ा आप आरक्षण हटाना चाह रहे थे। तो उसकी वजह से आपके प्रति लोगों के मन में एक आशंका भी हुई और ऐसा लगा कि आप कुछ ना कुछ गलत तो करेंगे ही एक उस वंचित वर्ग के लिए। तो शायद वो सारी चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं मोदी जी के अगेंस्ट। प्रशांत जी। जी, 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 बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि कोई भी मुद्दा सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसा कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाए जो उन्हें कुछ चुनाव में उनकी बढ़त को बरकरार रख सके। उसी प्रकार विपक्ष की आज जैसे आपने बात की कि महँगाई है, बेरोज़गारी के मुद्दे उन्होंने नैरेटिव गढ़ दिए हैं और लोगों के कहीं न अंतर्मन में ये मुद्दे बैठ गए हैं। साथ ही एक बात करें विपक्षी दलों के जो इंडिया गठबंधन है, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र, बिहार और यूपी खास तौर से इन तीनों स्टेट की अगर बात करें और उसमें विशेषकर उत्तर प्रदेश की अगर बात है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं का समन्वय हमें पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा मजबूती से दिखाई दे रहा है और सामने भी आ रहा है, खासतौर से अमेठी रायबरेली की जो सभाओं में प्रियंका गांधी की सभाओं में समाजवादी पार्टी के नेता उनके साथ मंच शेयर करते दिखाई देते हैं, कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा दिखाई देता है रैलियों के अंदर। तो ये जो संदेश है पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन की एकता, मजबूती का, ये भी बहुत बड़ा क्या असर पैदा कर रहा है चुनावी राजनीति के अंदर? प्रशांत जी अगर आप बचपन में स्कूल गए होंगे तो एक आपको एक रेस होती थी थ्री लेग रेस, 3 टाँग वाली रेस। उसमें 2 साथी लोगों की टाँग बाँध दी जाती थी एक साथ। तो बिल्कुल, बिल्कुल। जीतने के लिए ज़रूरी था कि अगर समन्वय नहीं होगा तो आप रास्ते में गिर जाएँगे। तो ये इंडिया गठबंधन को लोगों को लगता था कि नहीं, नहीं आपस में झगड़े होंगे। ये इनको समझ में आ गया था कि अगर हम अपने तालमेल के साथ नहीं चलेंगे, तो हम वहाँ तक नहीं भाग पाएँगे। अब इसमें बहुत से फैक्टर काम कर रहे हैं। एक बड़ा फैक्टर ये काम कर रहा है कि अल्पसंख्यक वोट जो है वो बिल्कुल लामबंद है इस समय इंडिया गठबंधन के पीछे। दूसरा फैक्टर ये काम कर रहा है कि 2022 का अगर आप टेक्निकली देखिए 2019 का माफ़ कीजिएगा 2019 का कोई बात कागज़ पे जो बीएसपी और सपा का गठबंधन था, वो अपराजेय गठबंधन होना चाहिए था। मतलब वो पर उसको हारना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि अगर सपा और बसपा एक प्लेटफ़ॉर्म पे आ रही हैं तो उनको नहीं हारना चाहिए। बिल्कुल सही लेकिन बात है। पुलवामा जो हुआ वो हुआ, मतलब मैं पुलवामा को अलग बात। लेकिन मुख्य रूप से क्या हुआ था कि ट्रेडिशनली क्या होता है कि यादव के साथ दलित वोट करने में कंफर्टेबल नहीं रहता है। ये मानी हुई बात है, पुराना पोस्ट मंडल की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 90 के बाद। जी, जी, जी। अब अब हुआ क्या कि बीएसपी के सपा के वोटर ने तो बीएसपी को वोट दिया, तो उसका सीटें भी आई 10। लेकिन बसपा का वोटर ने सपा को वोट नहीं दिया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं पहली बार इस चुनाव में एक चीज़ देख रहा हूँ, मतलब 90 के बाद जब मैं कहूँ कि काफ़ी हद तक अपनी अपर कास्ट को छोड़ दीजिए। अपर कास्ट तो मतलब अपर कास्ट को अभी भी लगता है कि भई बीजेपी है, आरक्षण खत्म होगा तो अच्छी बात है, हमारे बच्चों के लिए ज़्यादा अवसर होंगे। मतलब हम तो पूजा ही कराते हैं, हमको मंदिर में झाड़ू लगाने का काम हमारा थोड़ी है, हम तो पूजा कराएँगे, हम तो जजमान हम ही रहेंगे। अपर कास्ट को छोड़ दीजिए। लेकिन अपर कास्ट कितने हैं? 10%, 12%, 15% इससे ज़्यादा थोड़ी अपर कास्ट है। जो जो वंचित वर्ग है वो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि वो जातियों से बाहर निकल रहे हैं और आप भी उस समाज में घूम रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि दलित बिना
समाजवादी पार्टी की ब्रांडिंग थी कि ये यादव वाली पार्टी। हालाँकि उसपे भी उन्होंने काम किया है और इस इलेक्शन में ये भी एक अच्छी बात है कि यादव कुल 5 यादव समाजवादी पार्टी ने टिकट दिए जो उनके घर के हैं और 4 मुसलमानों को। उन्होंने 13 कुर्मी को टिकट दिया, तो ओबीसी पे उन्होंने भी बहुत काम किया है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि जो जो दलित वर्ग है, वो आज जो हम लोगों का असेसमेंट है, वो आज बाहर निकला है और वो आज इंडिया गठबंधन को वोट देने के लिए अब वो कितने परसेंट है, उस पे डिस्कशन हो सकता है। मैं हो सकता है कहूँ कि 99% है, आप हो सकता है कहें कि नहीं 1% है। लेकिन एक वर्ग तो बाहर निकला है, नंबर्स परसेंटेज पे बातचीत हो सकती है, जो आज इंडिया गठबंधन के साथ बिना ये देखे वो इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रहा है, कर रहा है और करने जा रहा है। तो वो मेरे ख्याल में एक मतलब टर्निंग पॉइंट है सिलेक्शन का। टर्निंग पॉइंट। जी, जी, जी प्रशांत। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि टर्निंग पॉइंट बन सकता है, जिस तरह से जो ओबीसी वर्ग है या एससी-एसटी का वर्ग है, लगातार वह इंडिया गठबंधन के पक्ष में कहीं न कहीं वोट देता भी दिखाई देता है और उसका बड़ा परिणाम चुनावी में जो परिणाम है उसमें दिखाई भी दे सकता है। और कार्यक्रम की अंत बात है क्योंकि आपका बड़ा व्यस्त शेड्यूल है और कि पूरे देश की अगर राजनीतिक पूरे परिदृश्य की बात करें, तो उसको आप किस तरह से, किस दिशा में जाता देख रहे हैं, उसकी दशा किस तरह से आप देख पा रहे हैं? नहीं, दशा मैंने 16 अप्रैल 2024 को अपना एक कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम में मैंने स्टेट वाइज़ सीटों की गणना की थी और उस समय मेरा ये मानना था कि करीब बीजेपी उस समय 200 मतलब एनडीए माफ़ कीजिएगा, एनडीए 249 सीट पे लग रही थी, बीजेपी 220-22 सीट। फिर मैंने अभी एक 10 दिन 5-7 दिन और ये सब ऑन रिकॉर्ड है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑन रिकॉर्ड है। आज जी, की जी। तारीख में चौथे चरण के बाद एनडीए करीब 224, बीजेपी 199, उत्तर प्रदेश में 50 से कम। ये तीनों फिगर्स में नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि एम्बिग्यूटी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा या होगा। बीजेपी 50 का फिगर उत्तर प्रदेश में नहीं क्रॉस करेगी। देश में बीजेपी 200 की फिगर आज की तारीख में नहीं क्रॉस करेगी। अब नीचे कितना है वो ज़रा इलेक्शन हो जाए, वोट पड़ जाए तब बताना आसान है। जी, प्रशांत जी। जी, जी, जी। जैसा आपने पूरे एक विषय का आकलन किया है कि किस तरह से क्या संभावना आपके अनुसार किस तरह का गणित आने वाले लोकसभा चुनाव का जो बैठ रहा है। और इन शब्दों के साथ ही चर्चा को विराम भी देता हूँ। मुझे विश्वास है आपने जिस तरह से पूरे विषय का विश्लेषण किया है कि गंभीर चुनौतियाँ राजनीति में इस समय बनी हुई हैं सभी पार्टियों के लिए। और आपने उसका बड़ा सार्थक विश्लेषण किया है। मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। और मैं आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे दर्शकों के पास समय नहीं, निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं। थैंक यू सो मच प्रशांत जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।